चंडीगढ़ के सेक्टर 38 का एक सुनसान टैक्सी स्टैंड। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। वहीं खड़ी थी एक मासूम लड़की। उसकी स्कूटी बारिश से भीग रही थी और वो किसी तरह अपनी किताबें भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह बूंदाबांदी उसके लिए मौत का पैगाम लेकर आई है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट और किलर की कहानी जिसे पकड़ने के लिए पुलिस को अपनी खाकी वर्दी उतारकर डॉक्टर के भेष में आना पड़ा। एक महिला आईपीएस की शानदार रणनीति से करीब 14 वर्ष बाद ऐसे खूंखार अपराधी को पकड़ने में सहायता मिली जिसने एक के बाद एक कई कत्ल किए। यह अपराधी कत्ल करने के स्थान से मात्र 500 मीटर दूर रह रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस इसे इतने साल तक पकड़ नहीं पाई। आखिर क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुआ। आज की हमारी सच्ची घटना है भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। 30 जुलाई 2010 रात के करीब 9 बजे सेक्टर 38 का टैक्सी स्टैंड। एक एमबीबीएस छात्रा टीन शेड के नीचे खड़े होकर बारिश थमने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर में आकर लगता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कातिल वहीं छिपा खड़ा था। वो तुरंत लड़की को उठाता है और पास के जंगल की तरफ ले जाता है। और फिर जो होता है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस दरिंदे ने लड़की के शरीर को नोचा, काटा, दांत गड़ाए। उसने लड़की के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां काटा ना हो। उसके बाद लड़की के साथ दरिंदगी की। वो मासूम खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी चीखें जंगल की खामोशी के बीच दब गई। और जब उस दरिंदे की हवस पूरी हो गई तो उसने गला दबाकर मासूम की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। रात के करीब 10 बजे लड़की का फोन बजता है। ये कॉल था उस लड़की के पिता का। कातिल ने कॉल उठाया और बस इतना कहा, टैक्सी स्टैंड पर स्कूटी खड़ी है, जाकर देख लो। बस इतना बोलकर वो वहां से गायब हो गया। ये लड़की रोज अपने घर से कोचिंग स्कूटी से जाया करती थी और करीब 9 बजे वापस घर पहुंच जाती थी। लेकिन उस दिन बारिश होने की वजह से टैक्सी स्टैंड पर रुक गई थी। इधर उस लड़की के पिता ने जब फोन पर किसी लड़के की आवाज सुनी तो वो और ज्यादा चिंतित हो गए। वो तुरंत टैक्सी स्टैंड जाते हैं। वहां उसकी स्कूटी तो मिल जाती है, लेकिन उनकी लड़की नहीं मिलती। अब यहाँ स्कूटी मिलना और लड़की के गायब होने से आप समझ ही सकते हैं कि वो पिता कितना चिंतित हुआ होगा। उसके बाद जब उन्होंने स्कूटी को ठीक से देखा तो उस पर ब्लड लगा हुआ दिखा। तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस और परिवार वाले सभी खोजबीन में जुट गए। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार पिता को जंगल में उनकी बेटी की लाश मिली। लाश की स्थिति ऐसी कि कोई भी पिता अपनी बेटी को इस स्थिति में देखने के काबिल नहीं होगा। नग्न अवस्था, पूरे शरीर पर चोट के निशान। पिता ने उसे गोद में उठाया और तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर पिता रोने चिल्लाने लगे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लड़की के साथ रेप, पूरे शरीर पर काटने के निशान और गला दबाकर हत्या की रिपोर्ट सामने आई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। लड़की के दोस्तों को बुलाकर पुलिस ने पूछताछ करना शुरू की। उस क्षेत्र के करीब 500 अपराधियों की सूची बनाई गई और 500 से ज्यादा लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया। संदिग्धों का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग के अलावा पुलिस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन रिजल्ट शून्य। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। मानो कातिल ने सब कुछ मिटा दिया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सबूतों के अभाव में केस ठंडा पड़ गया। परिवार और समाज ने सोचा ये रहस्य अब कभी नहीं सुलझेगा। साल दर साल गुजरते रहे, लेकिन ये केस अनसुलझा ही रहा। करीब 12 साल बाद फिर वही खौफनाक अंदाज में सेम ऐसा ही एक और केस सामने आया। ये बात है 11 जनवरी 2022 की। 40 साल की महिला मनदीप कौर अपने पति के साथ बाजार में थी। करीब शाम के 8 बज चुके थे। खरीदारी पूरी हुई, लेकिन इन लोगों के पास पैसे कम पड़ गए, तो इनके पति घर से पैसे लेने चले गए। जब वो पैसे लेकर वापस आए तो दुकानदार ने कहा कि आपकी पत्नी तो चली गई। उन्हें लगा शायद घर ही गई होगी, तो वो अपने घर वापस आए। उनकी पत्नी घर पर नहीं मिली। आस पड़ोस में पता किया
रिश्तेदारी में पता किया, कुछ भी पता नहीं चला। मनदीप कौर अचानक से गायब हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की। अगले दिन मलोया जंगल में उसकी लाश पाई गई। वही खौफनाक अंदाज, नग्न शरीर, चोट के निशान, बलात्कार के बाद गला घोटकर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एफआईआर दर्ज की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट को जब पढ़ती है तो एकदम चौंक कर रह जाती है, क्योंकि इस रिपोर्ट का अंदाज बिल्कुल वही था जो 12 साल पहले उस लड़की के साथ हुआ था। जैसे वही शैतान फिर से जिंदा हो उठा हो। मारना, पीटना, काटने के निशान, रेप, फिर गला दबाकर हत्या, ये सारे पैटर्न वही थे। फॉरेंसिक टीम ने उस केस की तरह ही इस मामले में भी लाश से अपराधी के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए, जिसमें खून, सीमेन और अनबॉडी डिपॉजिट थे। उसके बाद फॉरेंसिक टीम ने ये सारी बातें तत्कालीन एसएसपी कंवरदीप कौर को बताई। उन्हें बताया गया कि पहले 500 लोगों की जांच पड़ताल के बाद भी हम असफल रह चुके हैं। ये सब जानने के बाद एसएसपी कंवरदीप ने कहा कि अब तो इस कातिल को पकड़ना ही होगा, नहीं तो ये लगातार ना जाने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाता रहेगा। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी चरणजीत सिंह, इंस्पेक्टर जसपाल, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप और बाकी कुछ सिपाही शामिल थे। टीम का गठन करने के बाद एसएसपी ने उनसे कहा कि आप लोगों को हर हाल में इस शातिर को पकड़ना ही होगा। इसके लिए जो भी प्लानिंग कर सकते हो करो। इसके बाद टीम ने अपनी योजना बनाई। अपराधी कौन है ये सिर्फ उसका ब्लड सैंपल मैच होने पर ही पता चल सकता है। अब समस्या ये थी कि पुलिस को वर्दी में ब्लड कोई आसानी से देगा नहीं। ये सोचकर इस बार पुलिस ने तरीका बदला। पुलिस वाले डॉक्टर के भेष में इलाके इलाके घूमने लगे। ऑटो चालकों, मजदूरों, किराएदारों, कुंवारे लड़कों, सबके ब्लड सैंपल लिए जाने लगे। करीब 300 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जा चुका था। उसके बाद ये टीम सेक्टर 38 में ही झुग्गी नंबर 16 में पहुंचे, जहां मोनू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रह रहा था, जो टैक्सी ड्राइवर था। पुलिस की ये टीम डॉक्टर के भेष में गई थी और वहां जाकर लड़के की मां से पूछा कि लड़का कहाँ है। तो मां ने बताया कि टॉयलेट में है। करीब 30 मिनट के इंतजार के बाद वो लड़का बाहर आया तो वो बोला कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, बाद में ब्लड सैंपल दूंगा। अब ये डॉक्टर तो थे नहीं जो उसकी बात मान भी लेते। पुलिस वाले थे तो इन्होंने किसी भी तरह उसका ब्लड सैंपल ले लिया। उस समय उस पर कोई शक तो था नहीं, बस अंधेरे में तीर चलाने के समान बस सैंपल लिए जा रहा था। इसके बाद और भी काफी लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया, क्योंकि उस समय पुलिस को पता तो नहीं था कि यही अपराधी होगा। तो ये टीम अपना काम करती रही। अप्रैल 2024 में इन सब सैंपलों की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मोनू का ब्लड सैंपल मैच कर गया। ये सब जानते ही 1 मई को पुलिस पुनः मोनू के घर गई। इस बार डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि बकायदा अपनी वर्दी में, क्योंकि अब अपराधी का पता चल चुका था। मोनू ने पुलिस को देखते ही समझ लिया ये वही हैं जो डॉक्टर बनकर आए थे। उसने माँ से कहा, माँ मेरे लिए एक बार रोटी बना दे, शायद अब कभी तेरे हाथ की रोटी खाने का मौका ना मिले। रोटी खाने के बाद वो पुलिस के साथ चला गया। डीएनए रिपोर्ट मैच हो चुकी थी। उसने न सिर्फ नेहा और मनदीप कौर की हत्या की थी, बल्कि हिमाचल के चंबा में भी एक महिला के साथ रेप और मर्डर किया था। ये घटना सितंबर 2008 की थी। तब मोनू की उम्र करीब 20 साल रही होगी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। 18 महीने केस चलने के बाद सबूतों के अभाव में इसे छोड़ दिया गया था। इसके अलावा उस पर चोरी, चेन स्नैचिंग, झपटमारी जैसे 7 केस और दर्ज थे। जिस जगह इसने नेहा के साथ घटना की, वहां से इसका घर मात्र 500 मीटर की दूरी पर था। शायद उम्र में छोटा होने के कारण उस समय पुलिस को इस पर शक नहीं गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जब पूछताछ की तो इसने एक और घटना बताई। यह घटना फरवरी 2024 की है। सेक्टर 54 के जंगल में एक 55 वर्षीय महिला का शव इन दोनों केसों की तरह ही नग्न अवस्था में मिला, जिसके साथ भी रेप के बाद हत्या की गई थी। यह महिला मोहाली की रहने वाली थी। इसने इस महिला के जेवरात भी चुरा लिए थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने इसे इन तीनों केसों में जेल भेज दिया। स्क्रीन पर पुलिस के साथ मुंह ढका हुआ जो लड़का है, यही मोनू है। वर्तमान में ये जेल में है और इसके ये सभी केस कोर्ट में विचाराधीन है। चार्जशीट जा चुकी है और आने वाले समय में
कभी भी इसे सजा सुनाई जा सकती है। अब आप सोचिए, 14 साल तक कातिल उसी शहर में, उसी इलाके में 500 मीटर दूर रह रहा था और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। अगर पहली बार उसका डीएनए ले लिया गया होता तो शायद ये बाद वाली दोनों महिला जिंदा होती। लेकिन इस केस ने एक सच्चाई साबित कर दी कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है। बस जरूरत है धैर्य, जिद और चालाकी की। याद रखिए, समाज में कई चेहरे मासूमियत का मुखौटा पहने घूमते हैं। कौन पड़ोसी, कौन किराएदार, कौन दोस्त, किसी के अंदर। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा आपसे एक और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।